बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 6 को शुरू करेंगे और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये एक टॉपिक है और मेरा तो फेवरेट था ये, वर्क एंड एनर्जी। काम और काम करने की सलाहियत, बेसिकली एनर्जी इसको कहते हैं जिससे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, खाना शाना खाते हैं तो फिर ज़ाहिर है उसमें से एनर्जी आती है ना, तो काम करने की सलाहियत पैदा होती है हमारे अंदर और फिर हम काम करते हैं। अब ये तो आम रूटीन की बात है ना कि हम की चीज़ को कैसे समझते हैं, लेकिन असल में साइंस में इन दोनों कंसेप्ट को कैसे समझना है वो हम इसके अंदर ज़रा थोड़ा सा तफसील से पढ़ते हैं। शुरू में ये कुछ भी नहीं है, फजूल सी चीज़ें हैं सारी। यहाँ ये उसने एक साइड पे ये जो लिखा हुआ ना मेजर कंसेप्ट, तो यहाँ ये वो बताता है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक तो वर्क को पढ़ना है अलहदा से, फिर एनर्जी को पढ़ेंगे। एनर्जी की आगे से किस्में हैं, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, उसकी फिर शक्लें जो हैं एनर्जी किस किस शक्ल में होती है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे लेके जाना है, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, और उसके बाद ये दो कंसेप्ट हैं, एफिशिएंसी किसको कहते हैं और पावर किसको कहते हैं। तो बहरहाल ये 9 टॉपिक हैं जो हमने पढ़ना है इसके अंदर। अब स्टार्ट इसका जो है ये आएगा अगले पेज पे ऊपर, ये जो 119 पेज है यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। अब देखें, सबसे पहला जो कंसेप्ट है ना वो वर्क वाला है, ये वर्क का कंसेप्ट है। ये शुरू वाली भी चीज़ें रहने देइए, वैसे मैं ज़ुबानी बता देता हूँ, इसमें से ऊपर से याद तो आपने कुछ भी नहीं करना ना। तो वर्क जो है ना यहाँ से ही हम स्टार्ट ले लेते हैं, जो असल काम है हमारा। देखें, आम रूटीन के अंदर वर्क हम उस चीज़ को कहते हैं कि हमने कोई काम किया, कोई चीज़ उठाई, कोई और कुछ भी किया, बैठे बैठे कुछ लिख रहे हैं तो वो भी हम कहते हैं जी हमने काम किया है। तो काम के मुख्तलिफ शक्लें हमें जो ज़हन में है वो यही है कि हम कुछ भी कर रहे हो तो हम ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ फिज़िक्स के अंदर काम ये है कि आप दो चीज़ें हैं, एक आपने फोर्स लगाई, ताकत लगाई, ज़ाहिर है काम करने के लिए ताकत तो लगेगी, तो ताकत लगानी है, फोर्स लगानी है, लेकिन उसके साथ क्या हो कि जिस चीज़ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, वो चीज़ वहाँ से मूव भी करे, हरकत भी करे। अब फॉर एग्जांपल आप एक आटे का जो तोड़ा है, एक बोरी है, तो वो आपने अपने कंधों पे उठा ली है, चलो जी उठा लिया, अब उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे, रुके हुए हैं, वहीं खड़े हुए हैं, उठा के चीज़ को खड़े हुए हैं। तो खड़े हैं तो चूंकि आप उसको हरकत नहीं दे रहे, उसको मूव नहीं कर रहे, तो फिर वर्क नहीं है। या ये कह लें जैसे दीवार है या दरख्त है, तो उसको आप धिक्का लगा रहे हैं, अब आप ज़ाहिर है आपकी फोर्स लग रही है, ताकत लग रही है, लेकिन काम नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ वहीं की वहीं है, वहाँ से मूव नहीं कर रही। तो जब तक वो मूव नहीं करेगी, अपनी जगह से हिलेगी नहीं, तो हम फिज़िक्स में ये कहते हैं कि उसने कोई काम नहीं किया। तो ये देखें, यहाँ से हम पढ़ेंगे वर्क इज़ सेड टू बी डन, यानी ऐसा कहा जाता है कि वर्क होगा, काम होगा, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है, अमल करती है, एंड मूव्स इट, और इसको हरकत देती है, ये असल बात है, एंड मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और मूव भी किधर को करना है, जिधर को फोर्स लगा रहे हैं। अब एक मेज़ है या कुर्सी है, तो मैं उसको धिक्का लगाऊंगा, तो जिधर को धिक्का लगाऊंगा चीज़ भी उधर को ही जानी चाहिए। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में जो है चीज़ जो है वो जाएगी। और फिर कहता है नेचुरली कि ग्रेटर इज़ द फोर्स, जितनी फोर्स आप ज़्यादा लगाते हैं एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड लॉन्गर इज़ द डिस्टेंस, और जितना उसको ज़्यादा दूर तक आप धकेल के लेके जाते हैं चीज़ को, उतना ही आप कहेंगे कि लार्जर वुड बी द वर्क डन, कि उसके अंदर काम भी जो है वो उतना ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो असल करने वाला काम है ना, देखें जब पेपर में सवाल आता है वर्क का, तो आपने पहला काम ये करना है कि इसकी जो डेफिनेशन है ना ये देनी है, ये डेफिनेशन आपने पक्की याद करनी है, और जब भी सवाल आए वर्क के मुतालिक, चाहे शॉर्ट आए लॉन्ग आए, आपने पहले ये डेफिनेशन ऊपर लिखनी है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आती है। तो डेफिनेशन हाली वर्क की सिर्फ डेफिनेशन पूछता है तो 2 नंबर के तो आप ये वाले बस लिख देंगे ना, लेकिन अगर वो 4 नंबर का सवाल पूछता है तो फिर जो बाकी काम मैं बताने लगा हूँ फिर वो भी आपने लिखना है। तो ये जो पिंक वाली डेफिनेशन है इसको आपने याद कर लेना है, और ये वही बात है जो अभी हमने पढ़ी है, वर्क इज़ डन, काम होगा, व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है, डिस्प्लेस, उसकी जगह चेंज कर देती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो ये वर्ड बाय वर्ड आपने याद करना है, जो ये लिखा हुआ है इसी को रट्टा मार के याद करके लिख देना है, क्योंकि ज़ाहिर पेपर चेकर भी हमारे ऐसे ही होते हैं, तो ये अल्फाज आगे पीछे डेफिनेशन के अंदर अल्फाज आगे पीछे आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये डेफिनेशन याद कर लेंगे, और उसके बाद जो आपने लिखना है ना वो आपने यहाँ से लिखना है, ये जो मैथमेटिकली या इधर से,
मैथमेटिकली वर्क, मैथमेटिकल हिसाब के रियाजी के हिसाब से वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कहता है वर्क कैसे मिलता है कि आप जितनी ताकत लगा रहे हैं फोर्स उसको, और डिस्प्लेसमेंट एस को, यानी कि उसको आपने फासला कितना तय करवाया है, उन दोनों का आप ज़रब दे दें, प्रोडक्ट ले लें उनका, उनको ज़रब दें इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और ये उसने देखें उसकी इक्वेशन बनाई है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को हम कैपिटल डब्ल्यू से शो कराते हैं, फोर्स को कैपिटल एस एफ से, और डिस्प्लेसमेंट एस है। तो ये फार्मूला बन जाएगा डब्ल्यू बराबर एफ एस। तो ये लिख के डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकली यहाँ से लेके यहाँ तक आके उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ देखें पढ़ेंगे, सम टाइम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन। अब ये जो फार्मूला हमने पढ़ा ना ये वाला, ये है कि बस जहाँ पे फोर्स लगी उधर को ही, ठीक है, जहाँ से धक्का लगाया उसी के पैरेलल फोर्स की जो डायरेक्शन बन रही है वही डायरेक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट की हो। जैसे यहाँ पे देखें फोर्स की ये रेड कलर की है ना तीर बना हुआ, तो ये बिल्कुल हॉरिजेंटल आगे को जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसका बिल्कुल हॉरिजेंटल आगे को जा रहा है। तो इसके लिए ये फार्मूला बिल्कुल ओके है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, चीज़ नीचे पड़ी हुई है, हमने उसको रस्सी बांध दी है, रस्सी बांध के कंधे पे लगा के तो हम उसको खींच रहे हैं। अब ज़ाहिर है, अब देखें रस्सी ऐसे करके जा रही होगी, मेरे हाथ को देखें ऐसे, ठीक है ना, वो 45 का एंगल या 30 का एंगल बना रही होगी। तो जब एंगल बना रही होती है ना, तो फिर वो एफिशिएंसी वो नहीं रहती, काम ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्शन सेम नहीं है। तो उसलिए वो जो फार्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो वो यहाँ पे वो ये लिख रहा है कि सम टाइम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन नहीं होती। और उसके लिए ये जो है ना, ये आप इसको ध्यान रखें, ये वाला काम कि देखें ये डायरेक्शन जो है फोर्स की ऐसे है, ठीक है, ये रेड कलर वाली, तो ये एंगल बना रही है थीटा ज़मीन के साथ। तो उसके फिर ज़ाहिर है, जैसे हमने चैप्टर 2-3 में पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, एफ एक्स और एफ वाई, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो ऊपर की तरफ वाई कंपोनेंट होता है, नीचे की तरफ एक्स कंपोनेंट होता है। और चूंकि इस चीज़ ने आगे की तरफ जाना है, तो ये देखें ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा सिर्फ ये वाला होगा, एफ एक्स वाला, एफ वाई वाला तो नहीं होगा। तो ये हम उसको यूज़ करेंगे। तो देखें कहता है हेयर द फोर्स एफ इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, ये मैंने आपको बता दिया, विद द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज़ मूविंग, ठीक है ना, जिस सरफेस के ऊपर हम उसको मूव करा रहे हैं उसके साथ वो एंगल थीटा बना रही है। रिजॉल्विंग एफ इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ज़ाहिर है उसके दोनों कंपोनेंट हमने पहले भी पढ़े हुए चैप्टर 2-3 में। एफ एक्स क्या होता है, एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। लेकिन अब एफ वाई हमने नहीं लेना, क्योंकि वो ज़ाहिर है ऊपर की तरफ है, बॉडी ने तो ज़मीन के साथ मूव करना है, तो हम एफ एक्स को ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक फार्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, तो एफ के साथ हम एफ एक्स लगाएंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू है एफ कॉस थीटा। सो देखें एफ कॉस थीटा वहाँ पर लिख देंगे, साथ एस है, तो फिर फार्मूला बन जाएगा एफ और एस और कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ तक आपने आ जाना है, या आई थिंक यहाँ तक ठहर जाएं, यहाँ तक ना आए, इससे आगे भी लिखें, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहता है वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये स्केलर है। स्केलर होती है जो एक सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, भाई इतना काम किया, 5000 काम किया है, 2000 काम किया है, इसमें डायरेक्शन नहीं बतानी होती कि काम किधर को हुआ है, ये बस इतना काम हुआ है। तो ये कहते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है, इट डिपेंड ऑन द फोर्स, ज़ाहिर फोर्स पर डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ तक आपने आना है अगर 4 नंबर का सवाल आए, ठीक है, वो वहाँ से मैथमेटिकल से लेके इधर से लेके यहाँ से लेके और फिर ये सारा लिखते हुए आपने जो है वो यहाँ तक आ जाना है। ये 4 नंबर का बनता है, और पहले ज़ाहिर है कि डेफिनेशन भी आपने देनी है। तो ये वर्क हो गया, ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। अब वर्क की कहता है यूनिट भी होती है, ज़ाहिर है कोई भी चीज़ है तो उसकी यूनिट बनाई जा सकती है। अब इसकी यूनिट बनाना बड़ा आसान है। देखें W इज इक्वल टू एफ एस है ना मेन चीज़, तो आप देखें सब का एक एक कर लें, ठीक है। वर्क क्या होगा, वर्क की यूनिट को कहते हैं जूल, ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, तो उसको 1 न्यूटन कह लें। और एस जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डायरेक्शन होती है जगह ज़मीन, वो मीटर्स में होती है, ठीक है, तो इसको 1 मीटर कह लें। तो देखें यहाँ पे ये इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो क्या आएगी, द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 1 जूल, ठीक है ना, वो ऊपर लिख भी रहा है कि SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। इसकी जो यूनिट है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल के अंदर उसकी यूनिट क्या है, वो जूल है। और जूल की
जो डेफिनेशन अलहदा से, ये भी अलहदा से आ जाती है कि जॉल की डेफिनेशन बताएं, 2 नंबर का सवाल, ठीक है। तो जो आपके पास पिंक रंग की चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर याद करनी है। द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 1 जॉल, वर्क 1 जॉल होगा, 1 जे होगा व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देखें ना, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी, बॉडी को अपनी जगह से हिलाता है थ्रू 1 मीटर, 1 मीटर तक हिलाता है। तो देखें वो 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो फोर्स को भी 1 कर दिया, मीटर को भी, उसको भी 1 कर दिया, तो वो 1 जॉल बन जाएगा। और कहता है कि इसकी बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, किलो जूल्स, ज़ाहिर है उसमें हज़ार आ जाता है, मेगा के अंदर 10, वो जो है वो 6 ज़ीरोज़ आ जाते हैं, 10 की पावर 6। तो किलो में 10 की पावर 3 होता है, मेगा में 10 की पावर 6 है। तो ये बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, लेकिन बड़ी यूनिट्स में हम कम भी जाते हैं, नॉर्मली हम जॉल्स के अंदर ही उसको बताते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा उसने ना यहाँ सवाल दिया हुआ है, मिनी एक्सरसाइज, छोटा सा है, मैं ज़ुबानी कर भी दिया आपको, तो ईजी है, कोई मसला नहीं है। कहता है अ क्रेट इज़ मूविंग, अब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना, को कहता है कि एक आम का क्रेट है या किसी और चीज़ का क्रेट है, ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको आपने जो है हिलाना है वहाँ से, तो इट मूव्स 10 मीटर, 10 मीटर ये हिलता है वहाँ से, ज़ाहिर है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल रोड, सड़क के ऊपर हमने उसको रखा हुआ है, गली में कह लें, बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, कितनी कुव्वत उस पर लगा रहे हैं, फोर्स कितनी लगा रहे हैं, 100 न्यूटन की। तो 100 न्यूटन की फोर्स है, तो फिर कहता है कि कितना उसमें काम होगा, हाउ मच वर्क विल बी डन इफ़, नंबर 1 द रोप इज़ पैरेलल टू द रोड, रोप जो है वो बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ जा रही है। अब ज़ाहिर है वो जो क्रेट है उसने भी ज़मीन के साथ ही जाना है, रोप भी ज़मीन के साथ ही जा रही है। तो वो जो पहला फार्मूला हमारा है ना FS वाला, वो हम यूज़ करेंगे। ये देखें मैंने हल किया है, F × S, तो F की वैल्यू लगाएं, S की वैल्यू लगाएं, 100 और 10 को मल्टीप्लाई करें 1000, तो हम कहेंगे भाई क्या होगा, 1000 जॉल। ये पहले पार्ट का ये आंसर है, सिंपल सा। लेकिन दूसरे में देखें क्या कह रहा है, द रोप इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रोड। अब एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब अगर एंगल आ गया तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, FS cos थीटा। अब FS तो हमने ये कैलकुलेट किया ना, 1000 आ गया, अब F और S को ज़रब देने से। अब cos थीटा का इशू है, तो कैलकुलेटर में cos थीटा होता है। अब थीटा कितना है, एंगल उसने कहा है 30 डिग्री, ये देखें उसने लिखा हुआ 30 डिग्री, तो आपने थीटा की जगह पे 30 डिग्री लगाना है, cos 30 डिग्री। अब कैलकुलेटर खोलें, cos का बटन दबाएं, 30 लिखें, इक्वल टू का बटन दबाएं, तो ये वैल्यू आपको दे देगा 0.866, पॉइंट्स में ये वैल्यू आती है। तो 1000 को आपने 0.866 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 866। अब देखें पहले आंसर था 1000, अब आंसर आया 866, कम आया ना। क्यों कम आया, क्योंकि एफिशिएंसी उतनी नहीं रही, वो एंगल बन गया। जब एंगल बनता है तो फिर उतना ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है आपको, तो ज़ोर तो आप वही रख लगा लो, 100 उसका न्यूटन का, तो 100 न्यूटन की ही फोर्स लग रही है, तो फिर इसलिए काम जो है कम हो जाएगा, चीज़ अब थोड़ी कम जो है वो पीछे रह जाएगी ज़रा से। तो ये इसका आंसर देखें यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल था तो हमने इसका आंसर यहाँ पे बना लिया। एक न्यूमेरिकल उसने और दिया हुआ, एग्जाम्पल 6.1 है, कहते हैं अ गर्ल कैरीज अ 10 kg बैग अपस्टेयर्स। एक लड़की क्या करती है, 10 किलो का कोई बैग उठाती है और उसको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती है, छत पे चली जाती है। अब वो सीढ़ियाँ कितनी हैं, 18 स्टेप्स हैं, 18 सीढ़ियाँ हैं, और हर एक सीढ़ी की जो हाइट है ना वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ज़ाहिर हम यही करेंगे, 18 सीढ़ियाँ हैं और हर एक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर की है, तो 18 ज़रबे 20 कर लेंगे, उसकी टोटल हाइट जो है वो पता चल जाएगी कि इतनी बनती है, ठीक है। और वो जो हाइट है वो बेसिकली अब देखें क्या कर रहे हैं, बैग उठा के हम ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, तो हमने बैग को उठाया है तो उस पर फोर्स लगाई है ना, तो वो जो फोर्स लगाई है वो उतनी होगी वैसे जितना उसका वज़न है। सो देखें आप साथ साथ ना वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। मैस ऑफ द बैग M = 10 kg है। अब मैस से आपको पता है उसका वेट बनाया जा सकता है। मैस से वेट कैसे बनता है, उसको आप G से ज़रब दिलाते हैं, mg, W = mg, इसका फार्मूला है W = mg, कि मैस को ग्रेविटी से ज़रब दे दे। मैस भी 10 है, ग्रेविटी भी 10 है, तो 10 ज़रब 10 करेंगे तो कितना होगा, 100। ये यूनिट्स मत लिखा करें साथ, जब कैलकुलेशन करनी हो ये ना लिखें। 10 ज़रब 10 करें 100, और ये जो वेट है ना ये फोर्स ही होती है, तो ये न्यूटन में लिखा जाता है, तो वेट इतना उसका, ठीक है। अब उसको ऊपर उठाने के लिए उतनी ही फोर्स लगाएगी जितना उसका वज़न है। अब वज़न कितना है, 100 न्यूटन, तो फिर फोर्स कितनी आ जाएगी, 100 न्यूटन। अब आपने लिख लेना फोर्स कितनी लग रही है, 100 न्यूटन, क्योंकि वही उतनी ही वज़न के हिसाब से है। अब उसकी हाइट देखनी है, ठीक है ना, S वो कैलकुलेट करना था कि कितना फासला तय करना है।
अब यहाँ देखें ये हर सीढ़ी जो थी ना 20 सेंटीमीटर की थी। अब सेंटीमीटर और मीटर में ना 100 का गैप होता है, तो ये जो 20 है ना नंबर, इसको आपने 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है ना। फिर वो क्या हो जाएगा, फिर ये मीटर्स में आ जाएगा। 20 को 100 पे डिवाइड करेंगे ना तो ये आंसर आएगा 0.2 मीटर। अब देखें ये आपने लिखा 0.2 मीटर और उसको आपने 18 से ज़रब देनी है। 18 ज़रब 2 जो है 36, 3.6, तो 3.6 मीटर्स इतना फासला हमने तय किया है। अब देखें दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, फोर्स भी मिल गई कि भाई कितनी फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन की, कितना फासला उसको तय करवाना है 3.6। तो अब ज़ाहिर फार्मूला बेसिकली क्या होता है, F इंटू एस, F इंटू एच। एस और एच एक ही बात है, एच मतलब ऊंचाई की तरफ फासला है ना, और एस होता था वो नीचे की तरफ, तो बात तो एक ही है। तो एफ और एच को आपने या एफ और एस को आपने ज़रब दिला देनी है, सिंपल। 100 ज़रब 3.6 करेंगे 360, और ज़ाहिर है ये अब जॉल्स में, क्योंकि ये वर्क है, वर्क जो है वो जॉल्स में लिखा जाता है, तो इस तरह से करके ये आंसर बन जाएगा। अब उसके बाद आ जाए एनर्जी के ऊपर। वर्क डन वाला काम जो है वो हो गया। अब एनर्जी की भी बाकी तो ज़ाहिर है वो एक्सप्लेनेशन ही है सारी, कि भाई देखें जी कोई भी चीज़ जो है उसमें एनर्जी होती है, काम करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क होता है, एंड सो ऑन। असल काम ये है कि ये उसकी डेफिनेशन आपने ये करनी है, बाकी आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, वही सब कुछ है। अब बॉडी पोजेसेस एनर्जी, एक बॉडी में एनर्जी होती है, पोजेस होता है होना। एक बॉडी में एनर्जी कब होगी, इफ़ इट इज़ कैपेबल, अगर ये कैपेबल हो, इस लायक हो टू डू वर्क, कि वो काम कर सके, तो हम कहते हैं उस बॉडी में एनर्जी है। ठीक है, अब खाना खाया है तो उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे अंदर एनर्जी आ गई है, अब हमसे कोई काम करवा लो, क्योंकि एनर्जी है अंदर। तो एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर ये चीज़ वो चीज़ है जिसे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें ऊपर लिखा हुआ उसने, एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। ये ऐसे भी सारी आगे आनी है चीज़ें, तो अभी सिर्फ इस सारे के अंदर से आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, बाकी एक दफ़ा बस रीड कर लें, आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये है। अब उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक में भी आपने यहाँ आ जाना है, इधर ये डेफिनेशन पे आ जाए, पहले डेफिनेशन पे आ जाए। अब काइनेटिक बड़ी आसान है कि कोई भी चीज़ जो हरकत कर रही है, जो मूव कर रही है, उसके अंदर डेफिनेटली एनर्जी होती है। जैसे एक साइकिल है, जा रही है तो आप सामने खड़े रहे उसके, तो आपको उसने टक्कर मारनी है, टक्कर मारेगी तो आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसके, क्योंकि उसमें एनर्जी थी। गोली की मिसाल लें, गोली बहुत स्पीड से आती है, हरकत कर रही है ना, मूव कर रही है, तो वो जब आपको लगनी है आके, किसी आपको ना लगे किसी भी चीज़ को लगेगी, तो फिर जाहिर है कि उसके अंदर जो है वो चली जाएगी, उसके अंदर एनर्जी थी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है जो हरकत कर रही है उसमें एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें एनर्जी होती है क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ मूव कर रही है उसमें एनर्जी है, और इस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो देखें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एक एनर्जी जो किसी बॉडी में होती है ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी हरकत की वजह से, इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बाकी उसने ये एग्जाम्पलें दी हुई हैं, मूविंग एयर जो है जिसको विंड कहते हैं उसमें एनर्जी है। ठीक है, वही अब इस एनर्जी को हम जब पंचक्कियाँ यूज़ करते हैं, पानी जो है वो अगर चल रहा है, दरिया के अंदर पानी चल रहा है, तो उसके अंदर भी एनर्जी होती है, उसके आगे टरबाइनें लगा के आप डैम बना के तो वो बिजली बना लेते हैं। तो कोई भी चीज़, अब ये उसके एग्जांपल्स हैं सारी, ठीक है, ये भी आप जस्ट पढ़ लें इनको कि क्या क्या एग्जांपलें हो सकती हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल वैसे मैंने आपको बता दी। तो ये डेफिनेशन याद करनी है। अब ये ज़ाहिर है 2 नंबर का सवाल है, उसके बाद अगर 4 नंबर का सवाल ये आता है काइनेटिक एनर्जी का, तो डेफिनेशन लिख के तो फिर आपने यहाँ से शुरू हो जाना है कंसिडर से, क्योंकि अब हम उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बना के देंगे। भाई कंसिडर अ बॉडी ऑफ मैस m, कहता है कि एक बॉडी समझे कोई चीज़ है, उसका मैस कितना है, m है, मूविंग विद वेलोसिटी। अब ज़ाहिर है वो हरकत कर रहा है, हरकत करेगा तो एनर्जी आएगी काइनेटिक वाली। ठीक है, तो मूविंग विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से वो चल रहा है। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग, अब ज़ाहिर है कभी ना कभी तो उसने रुकना भी तो है ना, क्योंकि फ्रिक्शन होती है, एयर की फ्रिक्शन है, ज़मीन की फ्रिक्शन है, तो कुछ फासला तय करके। ठीक है, द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s डिस्टेंस वो उसने ट्रैवल किया है, ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स, कोई फोर्स उस पर लग रही थी, सच एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह, जैसे मैं कह रहा हूँ। द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, बाजी बॉडी के अंदर ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी है, एंड इज कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स। ठीक है, उसके ऊपर काम करनी। अब ये पैराग्राफ जो है ज़ाहिर इसको याद कर लेना है, और ये आपने पहले लिखना है। अब देखें, बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, वर्क डन के, जितना उसने काम किया। अब चीज़ मूव कर रही है ना, तो उसके रुकने तक उसने फिर क्या किया है, उसको कोई चीज़ रोक रही थी,
फ्रिक्शन की फोर्स, कोई और फोर्स रोक रही थी, तो उसको काम करना पड़ा है, वर्क डन करना पड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, उसी के बराबर होगी जितना वो काम करने की उसके अंदर सलाहियत है, वर्क डन वाली। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस, पिछला फार्मूला वर्क वाला वो हम यूज़ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन ही होता है, एफ एस होता है। अब ये जब पहली इक्वेशन बना लेंगे ना तो इसको रख देंगे साइड पे, ठीक है। अब उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अब देखें ये जो ऊपर हमने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें क्या कहा था कि बॉडी जो है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम कहते हैं उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वो वी के बराबर है, वी एफ उसकी ज़ीरो हो जाती है क्योंकि उसे फाइनली रुक जाना है कहीं ना कहीं, तो वी एफ ज़ीरो लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर होती है। जब भी देखें फोर्स को डिफाइन करना हो ना, हम ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है ना, ये फार्मूला लगाते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। जब भी हमने फोर्स को डिफाइन करना तो फोर्स किसके बराबर है, एम ए के बराबर है। और यहीं से अगर आपने ए फाइंड करना है तो एम को उठा के उधर ले जाए, एम को उठा के उधर लेके जाए, एम इधर ज़रब में है ना तो उधर जाके बटे में एफ ओवर एम, तो देखें लिखा है एफ ओवर एम, लेकिन माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि देखें वो फ्रिक्शन के अपोजिंग फोर्स लग रही है ना, फ्रिक्शन उसको रोक रही है, तो उसके अपोजिट उसको काम करना पड़ रहा है ना, तो अपोजिट काम है तो इसलिए माइनस लगाया जाता है इसके साथ। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन है ये वाली, ठीक है ना, पहली इक्वेशन वहीं की वहीं पड़ी हुई है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमने, ये मैंने डिब्बा जो बनाया, इसको हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन के अंदर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी थर्ड चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अब देखें ये इक्वेशन लिख ली, अब इसके अंदर ए की वैल्यू देखें हमने ये बनाई हुई है माइनस एफ ओवर एम, वो हम पुट करा देंगे, एस को ऐसे रहने दें, वी एफ हमने कहा था वो ज़ीरो है तो वी एफ की जगह ज़ीरो लगा लें, वी आई जो है वो खाली वी है तो उसको वी कह दें, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ एक दो स्टेप बनता था जो ज़ुबानी उसने किया हुआ है तो मैंने इधर बना दिया। अब ये ज़ीरो है ना ये पार्ट, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये देखें मैंने ये बना दिया उस ज़ीरो के बगैर। अब क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस कट गया और m बटे में है, m को उधर ले जाए तो m जो है उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इधर रह जाएगा 2fs इज इक्वल टू, और उधर आ जाएगा एम वी स्केयर। अब 2 को भी ले जाएं, अब 2 इधर ज़रब में है उधर डिवाइड में 1/2, तो ये देखें ये वाला स्टेप आ जाएगा। तो आपने इस स्टेप के बाद यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, तो 1/2 एम वी स्केयर। तो एफ एस किसके बराबर है, 1/2 एम वी स्केयर। तो ये जो पहली इक्वेशन आपने बनाई थी ना काइनेटिक एनर्जी बराबर एफ एस, तो एफ एस की जगह पे ये 1/2 एम वी स्केयर लगा दें, तो फिर हमारा ये आंसर या फार्मूला बनेगा कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 एम वी स्केयर। अब कोई भी जब सवाल आया करेगा इसका न्यूमेरिकल कि जी काइनेटिक एनर्जी मालूम करें, तो हमें पता होना चाहिए उसका मास कितना है और कितनी उसकी वेलोसिटी है, तो दोनों को आप ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं, वी का स्क्वायर लेके फिर 2 पे तकसीम कराएं तो हमें पता चल जाएगा। अब साथ ही उसने ना एक एग्जांपल दी हुई है इसकी, देखें एग्जांपल 6.2 लिखी हुई है और ये बड़ी सिंपल सी है। अ स्टोन ऑफ मैस 500 ग्राम, मैस उसका कितना है 500 ग्राम्स। अब ग्राम जो छोटी यूनिट होती है, असल यूनिट हम उसको किलोग्राम रखते हैं, तो ग्राम और किलोग्राम में 1000 का गैप होता है, तो आपने 1000 से इसको डिवाइड कराना है, 500 को 1000 पे डिवाइड कराएं तो 0.5 आ जाएगा, तो ये किलोग्राम में, क्योंकि किलोग्राम में होना चाहिए मैस, ठीक है। तो आगे पढ़े क्या लिखा है, स्ट्राइक द ग्राउंड, ज़मीन पे आके टकराता है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये वी बैमी उसने बीच में लिख लिया, 20 मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी से ज़मीन से आकर टकराता है, तो ये उसकी वेलोसिटी हो गई। और अब साथ उसने यही पूछा है कि इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो v भी है m भी है, तो आपने फार्मूला लगा लेना, 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 लिखें, m की वैल्यू लिखें, फिर आगे साथ v की वैल्यू लिखें, लेकिन ये याद रखना है कि v के ऊपर स्क्वायर होता है, 20 के ऊपर स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर लेंगे 400 हो जाएगा। अब 400 को और 0.5 को आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो कितना हो जाएगा, 400 को 0.5 से 200 आता है, उस 200 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 ओवर में, तो देखें 100 जूल आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी वाला सवाल भी बड़ा ईजी है, छोटा सा है। अब आ जाएँ अगले टॉपिक पे जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है कहता है ऑफन अ बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क ऑल्दो इट इज़ एट रेस्ट। अब पीछे तो हमने कहा था जो चीज़ मूव कर रही हो तो उसमें एनर्जी होती है, उसमें काम करने की सलाहियत होती है, लेकिन कहता है बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि चीज़ हालत सुकून में है, रेस्ट में पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उसमें एनर्जी होती है, काम करने की सलाहियत होती है। वो कैसे, वो उसकी हाइट की वजह से। एक चीज़ आपने पत्थर नीचे ज़मीन पर रखा हुआ है और वही पत्थर उठा के आप छत पर रख देते हैं तो उसकी हाइट ज़्यादा हो गई, अब वही वहीं से हिलेगा और किसी के सर पे पड़ेगा तो वो फाड़ देगा उसका सर, क्योंकि उसमें एनर्जी है, क्योंकि उसको हाइट पे ले गए हैं।
तो हाइट की वजह से जो एनर्जी किसी चीज़ में स्टोर हो जाती है, इसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। सो ये देखें इसकी डेफिनेशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ये पोजीशन है कि हालत कहाँ है उसकी, किस जगह पे पड़ी हुई है वो। तो जगह ओवर ऊपर चली गई है तो एनर्जी ज़्यादा, नीचे आ गई है तो एनर्जी कम। तो उसकी पोजीशन के हिसाब से जो उसके अंदर एनर्जी है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब ये उसने देखे एग्जाम्पलें एक दो दी हुई हैं, बाकी याद तो आपने ये पिंक वाला ही करना है। स्टोर्ड वाटर पोजेसेस, अब जहाँ आपने पानी को स्टोर किया हुआ है डैम में, वो क्या करते हैं, आगे बड़ी सी दीवार लगा देते हैं और उसके अंदर पानी इकट्ठा करते जाते हैं। अब पानी स्टोर किया हुआ है तो हाइट पे स्टोर किया हुआ है, तो उस सारे के अंदर एनर्जी है। वो जब उसको छोड़ा जाता है तो ऐसे प्रेशर के साथ नीचे गिरता है, और प्रेशर के साथ नीचे गिरेगा तो उसमें फिर एनर्जी जो है उससे आप काम लेते हैं और बिजली बना लेते हैं। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। फिर कहता है ये जो हैमर है ये ठीक है, उसको आप ऐसे ऊंचा ले जा के फिर मारते हैं नीचे, तो जब ऊंचा लेके जाएंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी और फिर वो आके टकराएगा और उसका फ़ायदा हो जाएगा हमें उसका। और इसी तरह ये जो एरो है, ठीक है, तो एरो में अंदर भी एनर्जी है, लेकिन ये वाली एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक की वजह से ना पीछे जाके फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऐसे करके भी है। और कहता है कि ये किसी चीज़ को जब हम ऊंचाई पे रख देते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है ना, उसको हम कहते हैं फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी की वजह से, ज़मीन की हाइट की वजह से ना, तो ग्रेविटी जो ऊंचा चला गया तो ग्रेविटी उसको पुल करेगी, तो इसको लिए इसका अलहदा से नाम है। ये देखें, ये डेफिनेशन एक किस्म की बन जाती है। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी अलहदा से डेफिनेशन याद कर लें। अब बाकी काम उसी तरह जैसे काइनेटिक में था कि पहले जी डेफिनेशन याद कर लें 2 नंबर की, अगर 4 नंबर का सवाल आता है तो फिर आपने यहाँ से आ जाना है, लेट अ बॉडी ऑफ मैस एम, ठीक है। और ये उससे आसान है बड़ा, मतलब हमने यही कहना है कि एक बॉडी है मैस एम है, उसको हमने रेज किया है, ऊंचा किया है अप थ्रू हाइट एच हाइट तक हम उसको ले गए हैं 2 मीटर 3 मीटर जितना भी फ्रॉम द ग्राउंड। द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इक्वल टू द वर्क डन। और कितनी आएगी, उतनी आएगी जितना उस पर काम करना पड़ा है उसको लिफ्ट कर ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है ना। तो जितना उसको ऊपर लेके जाने के लिए काम, ये भी वर्क डन के इक्वली आएगी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स, जितनी हम फोर्स उस पर लगा रहे हैं और जितनी उसकी हाइट है यानी कि एस, वही एफ एस, ठीक है। तो वही वर्क वाला फार्मूला ही हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बजाय एस कहने के उसको एच कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो F है ना, वहाँ पे हम W यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फोर्स उतनी ही लगनी है जितना उसका वेट है। पीछे हमने एक एग्जांपल की थी इस तरह की, ठीक है। तो फोर्स उतनी लगाई जाती है जितना उस चीज़ का वज़न है, ईंट का वज़न है, बोरी का वज़न है, तो वज़न W, ठीक है, वेट। और W किसके बराबर होता है, mg के। तो फिर F की जगह पे आपने mg यूज़ कर लेना है। तो जब F की जगह पे mg यूज़ करेंगे तो mgh हो जाएगा। सो ये देखें, WF पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो ये इसका फार्मूला है। तो अभी ज़ाहिर है जब इसका सवाल आएगा तो हमें क्या करना होता है, मैस पता हो, ग्रेविटी का हमें पहले पता होता है, और हाइट का पता हो कि भाई कितनी हाइट तक गए हैं, तो इन तीनों को ज़रब दिलाएं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो उसको भी आपने यहाँ तक ये तैयार कर लेना है। इसकी भी देखें छोटी सी एग्जांपल है 6.3, कहता है जी बॉडी है, उसका मैस है 50 kg, ठीक है, एम उसका 50 kg हो जाएगा, वो हम लिख देंगे। रेज्ड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर एच जो है 3 मीटर है, उसको इतना ऊंचा लेके गए हैं, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो जाहिर है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, एम की जगह पे 50 लगाएंगे, जी की जगह पे जाहिर है उसकी जो 10 वैल्यू होती है ये हमने याद की हुई है, और एच की जगह पे 3 लिख देंगे। तो 50 को 10 को और 3 को हमने ज़रब देनी है तो 1500 हो जाएगा। और ये भी चूंकि एनर्जी है तो इसको भी हमने जॉल कह देना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल छोटा सा सवाल है। एक 6.4 एग्जांपल है, ये भी कर लेते हैं और फिर एंड करते हैं इस टॉपिक को। कहते हैं एक फोर्स है 200 न्यूटन की, एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे हम लगाते हैं जिसका वजन जो है मैस कितना है 20 kg, ठीक है जी। एफ भी लिख लिया 200 है, एम जो है वो 20 है, और उसको हम जो है उस पर काम करते हैं और उसकी वेलोसिटी बना देते हैं। उसको तेज़, जैसे गाड़ी रुकी हुई है तो उसको हम धिक्का मार के तेज़ कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी कर देते हैं 50, तो वेलोसिटी भी लिख लें जी 50 है, ठीक है। थ्रू व्हाट डिस्टेंस द फोर्स एक्ट, तो जो फोर्स लगी है कितना फासले तक लगी है, तो जो फासला है एस वो हमने कैलकुलेट कर लेना है। अब ये देखें एफ एम वी एस जो है वो आ गया। अब देखें वो जो काइनेटिक एनर्जी का वाला फार्मूला है वो हम यूज़ कर लेंगे कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बॉडी पे कितना काम हुआ है और वही काइनेटिक एनर्जी होती है। काम का फार्मूला एफ एस और काइनेटिक का 1/2 mv²। और अब चूंकि एस चाहिए तो एफ को उठा के उसके बटे में ले जाएंगे।
तो देखें m की वैल्यू 20 लगाई, ठीक है, ये m की वैल्यू 20, v की जगह पे 50 लगाया। अब ज़ाहिर है v के ऊपर स्केयर है तो उसके ऊपर स्केयर होना चाहिए। ओवर में 2 है, देखें ओवर में 2 है, और ये जो फोर्स ISP ओवर में जानी है ना, तो फोर्स का 200 जो है वो ओवर में आ जाएगा। तो 50 को और 20 को ज़रब दें और उसको 400 से डिवाइड कर लें, 125 मीटर। तो ऐसे करके ये बन जाता है। चलें जी, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जो है ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है इसको करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।